तो रूस, ईरान और चीन ये एक धड़ा बनता है जो कि एक साथ आ सकते हैं। अमेरिका और इजराइल और बाकी जो देश अगर यूरोपियन यूनियन वगैरह एक साथ में आते हैं तो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, ये ब्लॉक दिखता है। ईरान ने जो हमला किया है उसके साथ ही यूएस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। रात को एक स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आया कि जो भी हमले हुए निष्प्रभावी हुए हैं। ईरान की बौखलाहट इस वजह से बढ़ी है कि 2 बार का एम्बैरेसमेंट हुआ है। पिछले 6 महीने में उसने 2 बार कोशिश की इजराइल पे अटैक करने की, दोनों में उस तरह की सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इजराइल अभी भी अपने स्टैंड पे बिल्कुल उसी तरह से कायम है, क्योंकि उसके साथ में यूएस खड़ा हुआ है। तीसरा विश्व युद्ध की विभीषिका अगर विश्व के सामने मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और हमारे साथ हैं अरुण चौबे जी, और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी पर, ईरान और इजराइल के उस हमले पर जिस पर पूरी दुनिया की नज़र अभी पहुंची हुई है और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आज महात्मा गांधी का बर्थडे है, पूरी दुनिया को उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। इस बीच कल रात 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पे दनादन 200 से अधिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। हालांकि उसमें बहुत क्षति इजराइल में नहीं हुई है, लेकिन क्या ये ईरान का जो हमला है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो 2 भागों में बटी हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो ईरान की तरफ नजर आ रहे हैं, और जो अपने आप को ताकतवर देश कहते हैं, यूएस और रसिया, सब इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है अरुण जी, ईरान का ये हमला, क्या हम तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? पूजा जी देखिए, आज 2 अक्टूबर है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो विश्व को शांति का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई जा रही है, उस अवसर पर इस तरह की घटना का होना थोड़ा सा विचलित करता है सबको। लेकिन उसके साथ ही मैं कहूँगा कि जिस तरह से ईरान ने अटैक किया और इजराइल ने उस हमले को झेला, अपने मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम है उसकी वजह से, जिसको आयरन डोम भी कहते हैं, उसमें उसने दिखा दिया कि वो छोटा देश होते हुए भी टेक्नोलॉजिकली कितना आगे है, और वो किसी भी अपने कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा कि पिछले साल से जो हमास विद्रोहियों ने उनके खिलाफ हमला किया था, पैलेस्टाइन से जो आके उन लोगों ने हमला किया, और उसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई और हमास को ऑलमोस्ट जो है एलिमिनेट कर दिया। उसके सबसे बड़े नेता को ले जाके ईरान में जो है इजराइल ने मारा, हानिया को मारने के बाद में ईरान के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। शायद उसी वजह से जो है उस बात को न पचा पाने की वजह से ईरान चुप तो रहा, लेकिन उसके बाद में जो शियाज के जो सबसे, एक तरह से देखा जाए लेबनान में हिजबुल्लाह के जो चीफ थे वो शिया सेक्ट से आते थे, तो उस वजह से भी जो उनका जब एलिमिनेशन हुआ इजराइल ने किया, तो उसके बाद चूंकि शिया मुल्क ईरान भी है और परोक्ष रूप से वो हिजबुल्लाह, हमास और हाउथीज को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से जो है उस हमले के बाद में प्रत्युत्तर देना जरूरी था ईरान के लिए। ईरान ने जो हमला किया है उसके साथ ही यूएस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। रात को एक स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आया कि जो भी हमले हुए निष्प्रभावी हुए हैं, उनका जितना इम्पैक्ट होना चाहिए तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, और ये बात दिख भी रही है, क्योंकि जिस तरह से 180 या 200 जैसे आप बता रहे हैं मिसाइलें दागी गई इजराइल के ऊपर, वो नीचे पहुंची ही नहीं, उनको हवा में ही निष्प्रभावी कर दिया गया। तो ये बड़ी बात है, किस तरह से इजराइल ने अपने को तैयार किया है, और वो उसको पता था कि ईरान का हमला होने वाला है, कब होना है ये नहीं पता चल रहा था, लेकिन उसकी तैयारी उनकी पूरी तरह से थी। वही कारण था जिस तरह से उन्होंने मैक्सिमम कैजुअलिटी होने से अपने को बचा लिया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से ईरान ने शुरुआत की है और इजराइल ने उसके ऊपर अल्टीमेटम भी दे दिया कि 48 आवर्स में जो है फिर से अटैक होगा, तो इसके बाद जैसा आपने कहा, क्या हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? तीसरा विश्व युद्ध की विभीषिका अगर विश्व के सामने मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। हो सकता है विश्व के कई देश जो है उस मानचित्र से ही गायब हो जाए। ऐसी स्थिति तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग एक दूसरे विश्व के दूसरे हिस्से में, जहाँ की आप देख रहे हैं कि रूस और
यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा था, उसकी मार झेल ही रहे थे। शांति के प्रयास हो रहे हैं, अभी भी युद्ध चल रहा है। उसमें विश्व की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई है, यूरोपियन इकोनॉमी उससे काफ़ी कुछ अफेक्ट हुई है, इवन ग्लोबल इकोनॉमी में भी असर पड़ा है। तो उसके साथ में ये दूसरा युद्ध अगर शुरू हो जाता है, फुल स्केल पे होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, यानी ये युद्ध बढ़ता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है विश्व के ऊपर थोड़े से बहुत नेगेटिव पड़ेंगे, ये बात तो है। लेकिन नेगेटिव तो पड़ेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि भारत का उसमें कितना बड़ा रोल होगा, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन ने भी, रसिया के प्रेसिडेंट ने भी भारत की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि अगर वो मध्यस्थता करते हैं तो मैं शांति की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या लग रहा है? इजराइल और ईरान दोनों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और पीएम मोदी हर किसी को अपना मित्र कह के गले भी लगाते हैं। तो ऐसे में ये जो अभी युद्ध शुरू होने की कगार पे ही कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद या कितनी जल्दी इजराइल उस पे, ईरान पे अटैक करता है या किस तरह का अटैक होता है वो, क्योंकि इजराइल तो बदनाम है अपने इस तरह के एक्शंस के लिए कि वो घर में घुस के मारता है, मोसाद उसकी इस तरह करती है। भारत का आपको क्या रोल नजर आ रहा है इन सब देखिए, में? भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि जब रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसमें कई दौर पर उन्होंने जाके रूस में जब प्रधानमंत्री गए तो अपनी जो है ओपन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने उनको एक तरह से सलाह दी और उसके बाद भी उन्होंने प्रयास किया। इवन आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट जो अभी एक समिट थी जिसमें यूएस में गए हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया और विश्व में ये स्वीकार्यता है कि भारत जो है इस इनिशिएटिव को आगे अंजाम तक पहुंचा सकता है, क्योंकि हम लोगों के रिश्ते जो है जितने अच्छे जो है रूस के साथ में है, उतने अच्छे यूक्रेन के साथ में भी है और साथ में अमेरिका के साथ में भी हैं। तो उन वजह से जो है भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि कोशिश भी हो रही है कि साहब इस समझौते को अब जो युद्ध की विभीषिका से अलग हट के जो है डिप्लोमेटिक जो चैनल्स को ओपन किया जाए और उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण रोल हो, ताकि वो बीच बचाव करके जो है फिलहाल एक उनको जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठा के इस समस्या का समाधान खोजे। लेकिन जो ये जो आपने इजराइल और ईरान की बात की, ईरान के साथ हम लोगों के अच्छे संबंध आपने सही कहा, क्योंकि ईरान के साथ में जब यूएस का एम्बार्गो था और उसके बावजूद यूएस की नाराजगी झेलकर भी हम लोगों ने ईरान के साथ में अपना डायरेक्ट जो है तेल के रिश्तों को बनाए रखा। हाँ। और वहाँ काफी से भारत ने उस दौरान काफी वो भी सहा, मतलब काफी विरोध मैंने भी, कहा ना हाँ। कि यूएस का कोपभाजन एक तरह से, चूंकि हम लोग इस स्थिति में है कि अपने तरीके से अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस स्थिति में भी हम लोग खड़े रहे अपने स्टैंड पे। उस स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं, इतना सशक्त हमारा जो देश का शासन या देश का जो शासक वर्ग हो चुका है, हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम किसी भी अपने स्टैंड को लेकर खड़े हो सकते हैं। तो उस समय हमने अपना ये दिखाया और उसके बाद में इजराइल के साथ में तो हमारे पुराने रिश्ते हैं। इजराइल के साथ में हम लोग हमेशा साथ में ही रहे हैं और इजराइल जो है इस बात को बखूबी मानता भी है। टेक्नोलॉजिकल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों के जो संबंध बने हुए हैं वो भी पुख्ता है। तो दोनों तरफ हमारी समान भूमिका है। इस युद्ध में भी हम कह सकते हैं कि भारत एक जो है दोनों के बीच में जो है शांति स्थापित करने के लिए कदम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अभी तो ये दिस इज़ टू अर्ली, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने देखा है कि जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं, हमास के साथ में हिजबुल्ला और उसके बाद हाउथीज को अभी 2 दिन पहले जो है हाउथी जो रेड सी में जो ट्रेड होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यमन विरोधी है वो, तो वहाँ पर जो है यमन में उनका एक तरह से हेडक्वार्टर्स है। तो उन लोगों को भी, उनके अड्डे को भी तबाह किया था अभी 2 दिन पहले इजराइल ने, और उसके पहले हसन नसरुल्ला का जो एलिमिनेशन हो गया। तो ईरान की बौखलाहट ये है कि शिया थे, वो जो हिजबुल्ला ग्रुप है वो शियाज को रिप्रेजेंट करता है और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को जो है, जिसको जो ग्लोबल लेवल पे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया गया था, माना है यूएस ने लेबल किया हुआ है, और जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ है इस्लामिक वर्ल्ड में वो उसी के नज़दीक दिखती हैं। ऐसी स्थिति में मैं यूँ कहूँगा कि ईरान की बौखलाहट इस वजह से बढ़ी है कि 2 बार का एम्बैरेसमेंट हुआ है। पिछले 6 महीने में उसने 2 बार कोशिश की इजराइल पे अटैक करने की, दोनों में उस तरह की सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इजराइल अभी भी अपने स्टैंड पे बिल्कुल उसी तरह से कायम है, क्योंकि उसके साथ में यूएस खड़ा हुआ है। आपने जो तीसरे विश्व युद्ध की बात कही है, तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका तो बहुत
दूसरे तरह की हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ब्लॉक्स इकट्ठे होने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने खुले तौर पे कह दिया इजराइल को समर्थन करने की बात में। और आपको पता होगा कि 2 दिन पहले, आप जिस दिन कश्मीर में इलेक्शन हुआ उसके 1 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हाँ। तो वो अगर उस संदर्भ को देखें, वो बहुत डिप्लोमेटिकली बहुत सिग्निफिकेंट बातचीत कही जा सकती है। भले हम लोग उसको ले रहे थे कि 1 दिन पहले जो है साहब हमारे यहाँ 3rd फेज का जेके में इलेक्शन होना था, उसके पहले की बात है। हम लोग उसका तो फिर देखा जाए तो दूसरे ढंग का मतलब निकलता था। लेकिन इस समय अगर हम इस अटैक के बाद में देखें तो प्रधानमंत्री की जो बातचीत थी इजराइल के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में, वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है कि साहब हो सकता है ग्लोबल लेवल पे कुछ इस तरह की सूचना हो। और प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ कहा कि हम लोग जो है टेररिस्ट जो अटैक है उसके खिलाफ जो है हम लोगों को खड़े रहना है, एक तरह से देखा जाए तो उसमें एक जो सॉलिडारिटी जो एक्सप्रेस किया प्रधानमंत्री ने उनके साथ में, तो उस ब्लॉक के साथ हम लोगों का देश खड़ा होता हुआ दिखता है। हम लोग किसी भी तरह के आतंकवाद और आतंकवादी हमले के विरुद्ध हैं। वो तो हम लोग G20 की भी समिट रहा हो या जब भी भारत कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो यही बातें करता है कि भाई हम आतंक से पीड़ित हमारा देश है और कश्मीर में हम ये अलगाववाद और इस तरह की चीजें झेल भी रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके पहले की आपने तीसरे विश्व युद्ध की जो बात कही थी, उसमें उस तरह के सिनारियो इस तरह से इमर्ज होता हुआ दिखता है कि अगर इजराइल के साथ में अमेरिका खड़ा हो जाता है पूरी तरह जैसा कि खड़ा है और युद्ध आगे बढ़ता है, तो ईरान के साथ में उसका समर्थक ईरान ने, आपको याद होगा कि जब रूस के साथ जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, तो रूस को बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से जो है कुछ जो इक्विपमेंट्स और उसमें जो ड्रोन सप्लाई, जो ईरान के लीथल ड्रोन्स है उसकी सप्लाई की बात हो रही थी कि वो ईरान ने सप्लाई किया था। तो रूस, ईरान और चीन, ये एक धड़ा बनता है जो कि एक साथ आ सकते हैं। अमेरिका और इजराइल और बाकी जो देश अगर यूरोपियन यूनियन वगैरह एक साथ में आते हैं तो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, ये ब्लॉक दिखता है। तो इस समय चाइना इमर्जिंग पावर है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मजबूती के साथ यूएस को चैलेंज करते हुए उभरा है। वो अलग बात है कि दोनों आमने सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, वो क्लैश तो हो रहा है, लेकिन इस तरह से आमने सामने आने की स्थिति से दोनों देश बचते हैं। तो ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये बढ़ता है आने वाले समय में तो इस तरह से ब्लॉक्स का डिवीजन हो सकता है। लेकिन एक खबर और भी आ रही थी बीच में कि अमेरिका मीडिया में खबरें छपी कि आज ईरान जो है मिसाइल के हमले कर सकता है। उसी बीच मतलब कुछ घंटों का ही फर्क था और उसमें ये हमला हो जाता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये इम्पैक्ट्स की बात या ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सब कुछ मतलब नेता बड़े लेवल पे या पीएम के लेवल पे सभी खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन इसका इकोनॉमी इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लगातार एक रूस और यूक्रेन के हमले और इस बीच में छोटे छोटे हमलों, जैसे अब पाकिस्तान में हो जाता है, बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हो जाता है, या फिर श्रीलंका में होता है, क्या ये सारी चीजों को एक साथ मिला के देखा जा सकता है? देखिए, इस समय अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है ग्लोबल लेवल पे। मैं इसको इस तरह से, अगर हम लोग रूस और यूक्रेन के युद्ध से लेकर शुरू करते हैं तो उसमें जो आपने देखा होगा, यूक्रेन जैसा देश जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन को, यूरोप को जो है व्हीट की सप्लाई करता था, जिसकी गैस की सप्लाई होती थी, तो वहाँ पर जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा जी। वहाँ की जो गैस की सप्लाई होती थी उस पे असर पड़ा, वो चैनल अफेक्टेड हुआ। रूस से जो ऑयल जाता था उस रूट से डायरेक्ट नहीं होके जाने पड़ा, तो वो अर्थव्यवस्था वहाँ पर यूरोप की इकोनॉमी प्रभावित हुई। उसके साथ में जो अमेरिका ने सप्लाई करना शुरू किया, आर्म्स सप्लाई शुरू किया, तो उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री वो बढ़ी जरूर, लेकिन बाकी देशों की अर्थव्यवस्था जो उसमें डगमगाती हुई दिखी। लेकिन उसके साथ में आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट क्राइसिस शुरू हुई। मिडिल ईस्ट क्राइसिस शुरू होती है तो उसके साथ में आसपास के देश, इवन इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे यहाँ जो आप देखेंगे कि जो वो रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। रीजनल इंस्टेबिलिटी मतलब आसपास के जो देश प्रभावित होने शुरू होते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था अगर चरमराती है तो उसके साथ में जो अस्थिरता का दौर शुरू होता है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। उसके साथ में आप देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है,
जो ऑयल सप्लाई का जो चेन होती है वो प्रभावित होती है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि अगर ऑयल पूल डेफिसिट बढ़ने लगता है, तेल के दाम बढ़ेंगे तो हमारा ऑयल पूल डेफिसिट बढ़ने लगते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है बाकी चीज़ों पर, महंगाई बढ़ना शुरू हो सकती है। तो इसका जो आप यूँ कह सकते हैं कि उसके साथ का कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है पड़ना अर्थव्यवस्था पे एक तरह से देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है। उसके साथ में आप देखेंगे कि इतने सारे जो डिफरेंट जोन्स में वॉर हो जाता है, तो आपने देखा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो जाती है। आपने पैलेस्टाइन में क्या देखा, गाजा में जो अटैक हुआ, लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह बेघर हुए। सीरिया की हालत भी बहुत खराब, मतलब लंबे समय से देख रहे हैं। सीरिया में आपने देखा होगा कि सीरिया लेबनान में जो आईसिस का, आप अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा आईसिस का उदय हुआ था, उसमें जो है रूस और अमेरिका ने मिलकर जो आईसिस को एक तरह से एलिमिनेट किया, लेकिन फिर भी उस मेजर जो इस्लामिक नेशंस थे आसपास के, वो तो तबाह हुए ना। लेबनान में भी बहुत बुरा असर पड़ा, सीरिया, ये सब देश बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, और एट द सेम टाइम मैं आपको एशियन ब्लॉक की भी बात करूंगा। हमारे यहाँ आपने अभी रेफरेंस दिया बांग्लादेश का, तो जो इस्लामिक जो कट्टरवाद है उसका भी असर एक तरह से बढ़ता हुआ दिखता है। चाहे बांग्लादेश का आप एक परिणाम देख रहे हैं, वहाँ स्थिरता फैली तो वो जो कट्टरवाद है वो बढ़ रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तो उस चौपट होती हुई अर्थव्यवस्था का जो असर भारत जैसे देश पर भी पड़ता है। या स्थिर सरकार श्रीलंका में थी 2 साल पहले, आपने देखा था जो वहाँ सिविलियन क्राइसिस हुई थी। इस समय एक सरकार आई हुई है जिससे लग रहा है कि स्थिर सरकार बन रही है, लेकिन उसका रुख जो है प्रो चाइना होता है तो हमारे लिए असर पड़ता है। बांग्लादेश भी प्रो चाइना हो रहा है, तो मतलब स्थितियां जो है बहुत अनुकूल नहीं दिख रही कि प्रोग्रेस की तरफ दिखें। इस समय क्राइसिस की सिचुएशन जो है युद्ध के साथ ही चारों तरफ दिख रही है। फिलहाल युद्ध की क्राइसिस चारों तरफ दिख रही है, लेकिन इसी बीच मुझे लगता है भारत एक अहम रोल अदा करेगा और दुनिया को एक बार फिर से शांति का संदेश देगा। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए यूँ कहूँगा कि 2 अक्टूबर के दिन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता और जो महात्मा गांधी, उनका बर्थडे है, जयंती 155वीं देश मना रहा है। तो उसमें उनके जो व्यक्तित्व की जो कल्पना करते हुए कि वो इस समय होते तो किस तरह से इन सब चीज़ों को देखते, उनकी प्रासंगिकता फिलहाल इस समय जो है विश्व के स्तर पर ज़्यादा दिखाई पड़ती है कि साहब उन्होंने किस तरह से नॉन वायलेंस की बात कही ग्लोबल लेवल पे। जो अपने छोटे छोटे जो निहित स्वार्थों को अगर हम लोग तिलांजलि दें तो हम लोग एक बेहतर विश्व को बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। तो हम कैसे बेहतर विश्व को बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं? आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और अब आप क्या जानना चाहते हैं रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अमेरिका के रुख के बारे में? हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए India.com।